हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने हिमांक अवनमन देख लिया था, राइट। तो आज हम लोग क्या देखने वाले इस वीडियो में, वाष्प दाब अवनमन व हिमांक अवनमन में संबंध देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है कि बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब अवनमन में हमने रिलेशन निकाला था, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी आपको संबंध निकालना है। तो क्या करना है, हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है प्रेशर यानी वाष्प दाब वर्सेस हिमांक यानी टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, तो हम जैसे कि हमने देखा कि किसी विलयन का जो हिमांक रहेगा वो शुद्ध विलायक से कम होता है, राइट। तो शुद्ध विलायक का हमने P0 माना है प्रेशर यानी वाष्प दाब, और सॉल्यूशन का हमने PS माना है यानी विलयन का हमने PS माना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमने ये ऐसे प्लॉट कर दिया, PS नीचे आएगा क्योंकि आपको पता है कि विलयन का जो वाष्प दाब रहता है वो विलायक से कम रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर नीचे में आया है। एंड सेकेंडली जब हम लोग हिमांक को पॉइंट आउट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन का रहेगा, ठीक है, यानी कि जो विलयन का हिमांक रहेगा वो रहेगा कम कंपेयर टू किसके, विलायक के हिमांक के, राइट। तो TF हमारा विलायक का हिमांक था और T हमारा विलयन का हिमांक था, यहाँ पे आपने देखा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को स्ट्रेच करेंगे यानी कि बढ़ाएंगे। तो जिस पॉइंट पर ये विलयन का वाष्प दाब और टेम्परेचर मिलते हैं उस पॉइंट को हमने बोला C, ठीक है। और जिस पॉइंट पर विलायक का वाष्प दाब और विलायक का टेम्परेचर हिमांक मिलते हैं उस पॉइंट को हमने बोला B, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, C से एक परपेंडिकुलर सीधी रेखा खींच लेंगे P0 के ऊपर लाइन पे, ठीक है। और इस पॉइंट पर वो कट करेगी, उस पॉइंट का नाम हो जाएगा A, क्लियर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण बन रहा है, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच का जो अंतर है, T और TF के बीच का अंतर हमने देखा था कि क्या है, डेल्टा TF, ठीक है, डेल्टा TF है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा TF के बराबर हो जाएगा। और हमने P0 माइनस PS देखा था, किसके बराबर था, डेल्टा P के बराबर था। जैसे हमने पिछली बार रिलेशन निकाला था, संबंध निकाला था, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें ये ट्रायंगल लेना है और ट्रायंगल का जब tan थीटा लेंगे तो आप पाएंगे 45 डिग्रीज रहेगा और वो बराबर हो जाएगा इसके डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा TF आ जाएगा आपका संबंध, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट, बिल्कुल आसान है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलेय के अणुभार की गणना। क्या पढ़ने जा रहे हैं, विलेय के अणुभार की गणना। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, यस। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेती हूँ, कभी कभी बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम दिख नहीं रहा है, मैम दिख नहीं रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल को ना हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वैसे करके दिखा करिए, ठीक है, तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। एनीवेज मैंने थोड़ा जूम इन कर लिया है आप लोगों की सहूलियत के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विलेय के अणुभार की गणना, ठीक है। विलेय के अणुभार की गणना, किसी विलयन का हिमांक अवनमन मोलरता के समानुपाती है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, अणुभार निकालना, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, यस, मॉलिक्यूलर वेट निकालना। अणुभार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जी हाँ। तो अभी आगे बढ़ते हैं, किसी विलयन का हिमांक अवनमन मोलरता के समानुपाती होता है। हिमांक अवनमन को हम दर्शाते हैं डेल्टा TF से, और किसके समानुपाती होता है, मोलरता के, राइट। अब अगर ये जो समानुपाती का जो साइन है, ये जो इसका साइन है, इसको अगर हटाना है तो क्या आएगा, हटाएंगे तो बराबर करके एक कांस्टेंट आएगा, राइट, एक कांस्टेंट आएगा। और वो कांस्टेंट है क्या, मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक, उसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF किसके बराबर हो जाएगा, KF इंटू मोलरता, क्लियर, ठीक है, बिल्कुल आसान है, समझ आ रहा है। क्या करना है, हमें समानुपाती का साइन हटाने के लिए, हमें बराबर लगाने के लिए एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर अवनमन स्थिरांक, ठीक है। और दर्शाते किससे हैं हम इसको, KF से, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया ये, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या, KF इंटू मोलरता, ठीक है, क्लियर, ठीक।
अब नेक्स्ट देखिए, अब हम इससे कैसे हम इससे अणु बाहर निकाल सकते हैं, राइट। अब तो हमें ये देखना है। तो अब क्या होगा, एक मोलल विलयन का हिमांक अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर हमारी मोललता जो रहेगी 1 रहे, 1 रहे, इकाई रहे, ठीक है, तो क्या रहेगा, मोलल जो हमारा किसी विलयन का जो हिमांक अवनमन है वो किसके बराबर हो जाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक के। तो ये सेंटेंस में यही लिखने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है, इसी फॉर्मूले से देखिए, इस फॉर्मूले से देखिए, अगर मोललता 1 रहे, मोललता 1 रहे तो डेल्टा डी एफ किसके बराबर जगह, के एफ के, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने क्या किया, अब हमने ये फॉर्मूला निकाला, कैसे आया भाई, डेल्टा डी एफ इज इक्वल टू के एफ, मोललता कितने के बराबर होता है, मोललता बराबर होता है इसके। हमने सबसे पहली वीडियो में जो विलियन का हमने सबसे पहला लेक्चर किया था उसमें ही हमने मोललता, मोलरता और भी जो हमारे मापने की सांद्रता मापने की जो इकाई है वो हमने देखी थी, राइट। तो ये हो गई हमारी मोललता का फॉर्मूला, राइट। तो क्या गया, MA/W A इंटू 1000/MB, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, हमें अणु भार निकालना है, राइट। तो WA क्या है, अणु भार है सॉल्यूट का, राइट। तो क्या करना है हमें, हमने इसको इधर भेज दिया, इसे रीअरेंज कर रहे हैं, हमने इसको उठा के इधर भेज दिया और TF आ गया इसकी जगह। तो क्या हो गया, WA इज इक्वल्स टू KF इंटू MA डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू 1000/MB, ठीक है। ये बाकी सब कुछ सेम रहा, बस क्या हुआ, WA हमें मिल जाएगा इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो, ठीक है, क्लियर है। आप सबसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आपको जैसे जैसे मैं फॉर्मूलाज बताने जा रही हूँ आप उस सबको नोट करते जाइए एक शीट पे, ताकि जब भी आपको रिवाइज करना रहे तो आपको बहुत आसानी से 1 मिनट में या 2 मिनट लगे और आप सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लें, राइट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग वो कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब। परासरण दाब एविनोलेट ने दिया था, किसने दिया था, एविनोलेट ने दिया था, जिसका तात्पर्य था कि धक्का देना। इसका मतलब क्या होगा, परासरण दाब का मतलब होता है धक्का देना, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से अर्थ उसका है कि कोई चीज़ पुश कर रही है, धक्का दे रही है। अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपने इंग्लिश में एक वर्ड देखा होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका मतलब क्या है, तो अर्ध मीन्स आधा, पारगम्य मतलब उस पार जाने के लिए, ठीक है, पार जाने के लिए। जैसे कि कोई सपोज कि ये एक झिल्ली हो और इधर कोई चीज़ हो और इधर जाना हो, उसको इस साइड जाना हो, ठीक है, तो क्या होगा, पारगम्य झिल्ली क्या होती है, जैसे अगर 10 मॉलिक्यूल्स यहाँ से जा रहे हैं तो सिर्फ 10 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 2 को जाने देगी। तो ऐसे झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन परासरण कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका, कि जिस तरफ, जैसे मैंने आपको ये बताया झिल्ली, अगर इस तरफ ज़्यादा संख्या में कोई विलायक के कण मौजूद हैं, तो अगर ज़्यादा संख्या की ओर से कम संख्या की ओर जा रहे हैं, ठीक है, कम संख्या की ओर जा रहे हैं, तो इसको क्या कहलाता है, ये परासरण कहलाता है, ठीक है। या अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है, ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना। तो अंतर क्या हुआ, देखिए, हमारा सिंपल सा ऐसा समझिए कि जहाँ पर कंसंट्रेशन कम रहेगा, यानी कि वहाँ पर कंसंट्रेशन कम यानी सांद्रता कम रहेगी, इसका मतलब क्या है, विलायक के कण ज़्यादा रहने वाले हैं, ठीक है, विलायक के कण ज़्यादा रहने वाले हैं। बिल्कुल ही क्लियर समझिएगा, सांद्रता कम तो विलायक के कण ज़्यादा, किसके कण कम रहेंगे वहाँ, विलेय के,
ठीक है। तो क्यों? क्योंकि सांद्रता हम किसके कणों के अनुसार बताते हैं? हम बताते हैं विलेय के कणों के अनुसार, राइट। तो अगर सांद्रता कम है यानी विलायक के कण ज़्यादा रहेंगे, और क्या होगा, इस परासरण में जो अधिक जिधर है विलायक के कण अधिक से कम की ओर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की ओर जाएंगे। क्लियर हो रहा है बात? कि मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि ये बॉक्स है, ठीक है। इसमें यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि हमने लगा दी अपनी झिल्ली, ठीक है। तो मान लीजिए दो तरीके से मैं समझाने वाली हूँ। एक विलायक के कणों के रूप में, ठीक है, की भाषा में समझ लीजिए, और दूसरा समझाने वाली हूँ मैं सांद्रता की भाषा में, ठीक है। अब सबसे पहले सांद्रता और विलायक के कणों की का मतलब समझ लीजिए कि अगर सांद्रता अगर ज़्यादा रहेगी तो विलायक के कण क्या रहेंगे? विलायक के कण कम, ठीक है। और अगर सांद्रता कम है तो विलायक के कण ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, यानी कि समझ लीजिए कि सांद्रता इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विलायक के कण, ठीक है, के कणों के, ठीक है। इसका मतलब वो सांद्रता बढ़ेगी तो विलायक के कण घटेंगे, अगर सांद्रता घटेगी तो विलायक के कण बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये जो मैं गोल गोल दिखा रही हूँ ये है हमारे विलायक के कण, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस तरफ आपको विलायक के कण ज़्यादा दिख रहे होंगे और इस तरफ आपको विलायक के कण कम दिख रहे होंगे। तो परासरण दाब क्या कहता है? परासरण दाब कहता है कि जो विलायक के कण रहेंगे वो हायर कंसंट्रेशन से, मतलब सॉरी, जिधर ज़्यादा है विलायक के कण उधर से किधर की ओर जाएगा? जिधर कम है विलायक के कण, तो इधर ज़्यादा है, इधर कम है, इधर से इधर जा रहा है। ये हो गया पहली लैंग्वेज में, राइट। अब सांद्रता देख लीजिए, सांद्रता की भाषा में क्या कह रहे हैं। एक और बॉक्स बनाइए, ठीक है। ये हो गई हमारी झिल्ली, अब यहाँ पे मैं दो तरीके के कण बना रही हूँ, एक गोल गोल ऐसा कण, ठीक, और एक ऐसा, ठीक है। ये हो गया हमारा। जो आपको ये दिख रहा है, बड़े वाले गोले दिख रहे हैं, दैट इज विलायक है, विलायक के कण रहेंगे मान लीजिए, और जो ये ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है वो विलेय के कण हैं, ठीक है, विलेय के कण। तो अगर यहाँ और तो क्या बोला गया है कि सांद्रता, अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और बनाती हूँ और यहाँ पर रहेंगे हमारे विलेय के कण, ठीक है। तो देख लीजिए, हाँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि विलायक का कण कौन सा है, जो गोल गोल है, और जो डॉट जैसा है वो हमारा विलेय का कण है। तो सांद्रता के अनुसार क्या होता है? सांद्रता में क्या होता है, जब जो हमारा परासरण दाब है वो क्या बोलता है कि कम, वो देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है, राइट। अब कम सांद्रता और अधिक सांद्रता कौन सा है? कम सांद्रता और अधिक सांद्रता इनमें से कौन सा है वो आप कैसे पहचानेंगे? आपको देखना है कि विलायक के कण कम किसमें है, किसमें विलायक के कण कम है, ठीक है, और विलेय के कण ज़्यादा। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें सिर्फ 3 कण हैं विलायक के, और जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हैं। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे विलायक के कण कम हैं, ठीक है। तो ये हो गया अधिक सांद्रता वाला। तो मोशन किधर से किधर होगा? वाष्पकरण के परासरण के अनुसार यहाँ से इधर मोशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा विलायक था
उसके कण 6 हैं, मतलब ज़्यादा हैं, इधर कम था, तो हमारा जो परासरण कहता है वो क्या कहता है कि जिधर विलायक के कण अधिक होंगे उधर से कम की ओर जाएगा, या सांद्रता कम से अधिक की ओर जाएगा, राइट। यहाँ पर सांद्रता अधिक है, सांद्रता अधिक है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई गेस। अगर आपको ये टॉपिक जो भी अभी मैंने डिस्कस किया वो नहीं क्लियर है, तो मैं आप सब चीज़ से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको एक बार, 2 बार या 3 बार देखिए, तभी ये क्लियर होगा, ठीक है। मैंने बहुत क्लियरली बताने की कोशिश की है। सबसे 2 पॉइंट जो मेन पॉइंट है आपको ध्यान रखने हैं, वो ये दोनों पॉइंट हैं कि सांद्रता अगर ज़्यादा रहेगी तो विलायक के कण कम रहेंगे। आपको एक भी इन दोनों में से एक भी केस समझ में आ गया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि एक बार परासरण फिर से देख लेते हैं। वह द्रव्य स्थैतिक दाब, क्या होता है परासरण दाब? वह द्रव्य स्थैतिक दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कणों के गमन को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। क्लियर हुआ बिल्कुल एक सेंटेंस में कि वह द्रव्य स्थैतिक दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कणों के गमन को रोक देता है वो परासरण दाब कहलाता है। समझ में आया? तो झिल्ली है, ठीक है, जो झिल्ली है जिसके थ्रू आर पार हो रहे हैं चीज़ें, अगर हम ऐसा प्रेशर लगाएं कि वो जो झिल्ली है वो पार ना होने दे किसी भी कण को, तो वो प्रेशर, वो दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। अभी तक मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया था वो क्या था? परासरण समझा रही थी मैं कि झिल्ली से कैसे आर पार हो रहा है। अब मैंने स्टेटमेंट दिया कि वह द्रव्य स्थैतिक दाब, अगर हम कोई ऐसा प्रेशर लगाएं, ऐसा दाब लगाएं कि वो जो झिल्ली है उसके आर पार ना हो पाए कोई भी अणु या कण, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस प्रेशर, उस दाब को हम बोलेंगे परासरण दाब। क्लियर है? यह दाब विलयन की सतह पर लगाया जाता है तथा इसे आर से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। क्या क्या होता है? इस दाब को हम सतह पर लगाते हैं और इसको आर से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? यह दाब विलयन की सतह पर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 बार लिख दिया है, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सतह पर लगाने वाला ये दाब है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रतिलोम परासरण, ठीक है। अब प्रतिलोम परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ये क्या है? ये बिल्कुल ही परासरण का उल्टा है, एकदम उल्टा है। तो फटाक से देख लेते हैं 1 मिनट में। यह परासरण की विपरीत क्रिया होती है, जैसे मैंने आपको बताया उल्टा होती है, राइट, जिसमें दाब लगाकर विलायक के कणों के गमन को कम संख्या से अधिक संख्या की ओर किया जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है, अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो हमारा, हाँ, तो ये जो हमने विलायक के कणों के अनुसार पढ़ा था, हमने वही देखना है वापस से। तो हमने देखा था कि यहाँ पर जब हम झिल्ली लगा देते हैं तो जिधर विलायक के कणों की संख्या ज़्यादा होती है उधर से जो विलायक के कण मूव करने लगते हैं उस ओर जिधर विलायक के कणों की संख्या क्या है? कम है। ये था परासरण, ठीक है, परासरण था, ठीक है, परासरण था ये हमारा। पर रिवर्स ऑस्मोसिस यानी प्रतिलोम परासरण में क्या होता है? उल्टा होने लगता है। हम प्रेशर लगाते हैं, हम दाब लगाते हैं और यहाँ से यहाँ, मतलब जहाँ पे विलायक के अणु ऑलरेडी कम है वहाँ से मूवमेंट करवा देते हैं उधर की ओर जिधर विलायक के अणु ज़्यादा हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम परासरण, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा क्या हुआ, ठीक है। इसका इस्तेमाल, प्रतिलोम परासरण का इस्तेमाल हम समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि हम समुद्र से नमक निकालते हैं, राइट, तो उस प्रोसेस में उसमें हम ये प्रोसेस करते हैं, राइट। या फिर हाँ, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब जल को शुद्ध करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब हम लोग विलेय के अणु भाग की गणना कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके, राइट। तो बस एक हमारा एक छोटा सा पॉइंट रह गया है तो हम इसको भी कर लेते हैं। आदर्श गैस समीकरण अगर हम लिखें तो हो जाएगा वो PV = nRT, आपने पढ़ा होगा, राइट, PV = nRT। अब जैसे हमने देखा कि परासरण दाब हमने देखा कि R से दर्शाते हैं उसको, राइट। तो माना कि परासरण दाब जो है वो P के बराबर है, ठीक है, P के बराबर है, तब क्या होगा?
यहाँ से P हटा के R लिख देंगे तो RV इज इक्वल्स टू NRT हो जाएगा, राइट। RV इज इक्वल्स टू NRT, क्लियर। तो फिर क्या होगा, R इज इक्वल्स टू, हम V को इधर ढकेल देंगे बस, और R इज इक्वल्स टू NRT बाई V हो जाएगा, राइट। NRT बाई V हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद अब देखिए, जैसे हमें पता है कि N बाई वी को हम किससे दिखाते हैं, सांद्रता से, C से दिखाते हैं। N बाई वी क्या होता है, N बाई वी होता है हमारा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, सांद्रता, ठीक है। और दर्शाते किससे, C से। तो यहाँ पर N बाई वी हटा के क्या लिख देंगे हम लोग, CRT, ठीक है। R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CRT, क्लियर। ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हो गया हमारा आज के लेक्चर का समापन, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कमेंट बॉक्स में, वीडियो ख़त्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में अगर आप न्यूमेरिकल चाहते हैं कि हाँ न्यूमेरिकल करवाया जाए, या फिर आपका कोई डाउट है तो फिर आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, राइट, लेकिन कमेंट बॉक्स में, ओके। थैंक यू ऑल।